अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में अफजल सर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने एक निर्देशक की बात की थी, राष्ट्रीय आवक। आज हमारा दूसरा निर्देशक है, वो है माथा दीठ आवक। अब माथा दीठ आवक है क्या? तो माथा दीठ आवक का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति की आवक। अब हर एक व्यक्ति मतलब कोई भी एक व्यक्ति होगा, उसकी कितनी आवक होगी। राष्ट्रीय आवक हमको क्या बताती थी कि पूरे देश की आवक, लेकिन माथा दीठ क्या बताएगा हमको कि एक व्यक्ति की कितनी आवक है। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र समझते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। सूत्र क्या है इसका? कुल राष्ट्रीय आवक मतलब जो कुल नेशनल इनकम है उसको कुल वस्ती मतलब कुल जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उससे अगर हम भाग देंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? माथा दीठ आवक। चलिए अब डेफिनेशन से समझते हैं। तो इसकी व्याख्या है कि देशनी कुल राष्ट्रीय आवक ने देशनी कुल वस्ती थी भाग देवामा आवे तो जे जवाब मिले तेने माथा दीठ आवक कहेवामा आवे छे। तो वही हमारा सूत्र था। हमारा सूत्र भी यही कहता था कि कुल राष्ट्रीय आवक को हमको किससे भाग देना है? कुल वस्ती से भाग देना है। तो बस ये इजी पॉइंट है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर हमको कैसे पता चलेगा कि माथा दीठ आवक से हमको कैसे पता चलेगा कि डेवलपमेंट या विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है, अगर माथा दीठ आवक ज़्यादा होगी मतलब बढ़ेगी तो उससे क्या क्या कहेंगे हम? आर्थिक विकास ज़्यादा हो रहा है मतलब बढ़ रहा है आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है। अगर माथा दीठ आवक में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, ज़्यादा होगा वो। अगर माथा दीठ आवक ओछी होगी तो आर्थिक विकास भी क्या होगा? ओछा होगा। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि विकास हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, किसकी वजह से? माथा दीठ आवक की वजह से। उसमें कुछ और भी पॉइंट है हमारे पास कि अगर माथा दीठ आवक स्थिर होगा तो आर्थिक विकास भी क्या होगा? स्थिर होगा। सेम अपना पॉइंट है राष्ट्रीय आवक जैसा, उसमें भी अगर वृद्धि होती थी तो आर्थिक विकास में वृद्धि होता था, उसमें कमी होती थी तो आर्थिक विकास में भी कमी होती थी। अब यहाँ पे 2014 के मुजब माथा दीठ आवक कितना था अपना? ये भारत की बात हो रही है। 2014 के मुजब भारत का जो माथा दीठ आवक था वो 5,497 डॉलर था। अब हम यहाँ पे माथा दीठ आवक की मर्यादाओं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने उसमें राष्ट्रीय आवक में देखा था उसकी कुछ मर्यादाएं थी, ऐसे ही माथा दीठ आवक है, बताता तो है हमको लेकिन हर एक व्यक्ति की आय, लेकिन इसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। वो मर्यादाएं क्या हैं? सबसे पहला अपनी बात करते हैं मात्र अंदाजों। मतलब ये जो माथा दीठ आवक बताई जाती है, हर एक व्यक्ति की आवक बताई जाती है, ये सिर्फ अंदाजा है। क्यों अंदाजा है? क्योंकि जो राष्ट्रीय आवक है मतलब जिससे हम भाग देते हैं, राष्ट्रीय आवक हर वर्ष मतलब हर साल उसको निकाला जाता है, लेकिन वस्ती गणना कब होती है? वस्ती गणना होती है 10 साल में। मतलब राष्ट्रीय आवक हर साल निकाला जाता है और वस्ती गणना होती है 10 साल में। तो माथा दीठ आवक हमको कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैं अगर 2015 का निकालने जाऊं तो मेरे को राष्ट्रीय आवक तो मिल जाएगी क्योंकि वो हर साल निकाली जाती है, लेकिन वस्ती गणना वो 2011 में हुई थी लास्ट टाइम में 2011 में हुई थी और अब होगी वो 2021 में। तो अगर मुझे निकालना हो तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। क्या अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि 2011 में वस्ती 121 करोड़ थी तो अभी 2015 में कितनी हुई होगी। तो इस तरीके से अंदाज़ा निकाल के मैं लगाऊंगा तो वो क्या होगा? मात्र अंदाज़ा होगा। फिर दूसरा जो पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आवक, माथा दीठ आवक गढ़वानी मुश्किल ही। अब यहाँ पे राष्ट्रीय माथा दीठ आवक में हम किसका यूज़ करते हैं? राष्ट्रीय आवक का यूज़ करते हैं। हमने देखा था राष्ट्रीय आवक जब हम निकालते थे तो उसकी भी कुछ मर्यादाएं थी, वो सही से काउंटिंग नहीं कर पाते थे हम, उसमें भी क्या होता था? बहुत सारी खामियां रह जाती थी। तो अगर राष्ट्रीय आवक ही सही नहीं निकली तो माथा दीठ आवक सही नहीं निकलेगी। तो ये दूसरा हमारा लिमिटेशन है, मर्यादा है। फिर उसके बाद तीसरी मर्यादा है माथा दीठ आवक में मात्र सरेराश दर्शावे छे। माथा दीठ आवक क्या दर्शाता है? सिर्फ सरेराश दर्शाता है कि अगर मेरी इनकम 5,000 है तो सबकी इनकम क्या होगी? 5,000 होगी। मतलब सिर्फ सरेराश दर्शाता है, सिर्फ एवरेज बताता है वो। सरखामणी में मुश्किल। अगर मुझे सरखामणी करनी है तो सरखामणी हमेशा किस में होती है? यूएस डॉलर में होती है। तो यूएस डॉलर क्या होता है? अब यहाँ पे सपोज अगर एक यूएस डॉलर, अगर अभी का भाव अपने करेंसी की बात करें तो अभी 72 समथिंग रुपया चल रहा है एक डॉलर का, तो वो कम ज़्यादा होते देता है। तो अगर अपने को कंपेरिजन करनी है तो उसको पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सरखामणी करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है इसमें।
फिर उसके बाद क्या है, ये एक भ्रामक निर्देशक है। भ्रामक निर्देशक का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति की आवक अगर 5,000 है, माथादीठ आवक क्या बताता है, सभी व्यक्ति की आवक कैसी है, सेम है, एक जैसी है। तो कोई व्यक्ति अभी माथादीठ आवक 5,000 है, तो अपने क्या बोल सकते हैं कि अंबानी की आवक भी 5,000 होगी, क्योंकि वो भी हमारे देश में रहता है, तो उसकी माथादीठ आवक सबकी सेम आवक बताती है। तो ये प्रॉब्लम है कि अंबानी की आवक तो 5,000 हो नहीं सकती, वो तो 1 मिनट या तो फिर उससे भी कम समय में इतना ज़्यादा कमा लेता है। तो इसके लिए क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि ये सबकी आवक सेम बताता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनकी आवक बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनकी आवक बहुत कम होती है। तो ये उसकी मर्यादाएं हैं। फिर हमारा जो तीसरा निर्देशक है वो है जीवनी भौतिक गुणवत्तांक। जीवनी भौतिक गुणवत्तांक जिसको हम बोलते हैं PQLI, मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अब ये PQLI क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या समझते हैं हम। PQLI એટલે द्वारा व्यक्ति द्वारा विविध वस्तु અને સેવાઓના વપરાશના ધોરણો, मतलब व्यक्ति जो भी वस्तु और सेवाएं वपराश करता है उसका धोरणों। अब वपराश में क्या क्या, वपराश में क्या क्या लेता है वो, सबसे पहले खुराक, उसके अंदर बर्तन और अन्य बिन टिकाऊ वस्तुएं। फिर उसके बाद दूसरा है टिकाऊ અને अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, मतलब जो टिकाऊ वस्तुएं हैं या तो फिर अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। फिर उसके बाद सेवाओं समूह, यानी सेवाएं लेता है वो। तो ये सभी को मिला के जो भी वपराश वो वस्तु और सेवा का लेता है उसको हम बोलते हैं जीवनी भौतिक गुणवत्तांक। जीवनी भौतिक गुणवत्तांक हमें क्या बताता है कि आप अपने जीवन में किस किस चीज़ों का आप उपयोग करते हो, किस किस चीज़ों का यूज़ करते हो आप, और वो कैसी चीज़ें हैं। तो इसकी बात करें, सबसे पहले इसको डेविस मॉरिस ने इसकी रजूआत करी थी। डेविस मॉरिस, आपको नाम याद रखना है, 1 मार्क्स या MCQ में ये आता है। जो PQLI है उसको अंक दिया जाता है 0 से 100 तक, मतलब न्यूनतम इसका 0 होता है और 100 इसका महत्तम होता है। देश ना, अगर कोई भी देश का अंक 0 के करीब होगा तो उसका विकास दर क्या होगा, खराब होगा, मतलब ओछा होगा, कम होगा, आप बोल सकते हो। तो अगर 0 के नज़दीक हुआ तो वो क्या होगा, कम होगा। अगर 100 के करीब हुआ तो वो क्या होगा, अच्छा होगा उसका विकास दर। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कोई भी देश का विकास कैसा है। क्योंकि हमने माथादीठ आवक देखी थी, माथादीठ आवक में क्या था, क्या लिमिटेशन थी उसकी, क्या मर्यादाएं थी, कि वो हर एक व्यक्ति की आवक सेम बताता है, एक जैसा बताता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके लिए हमने क्या करा, फिर दूसरा एक मेथड लाई जिसको हम बोलते हैं PQLI, मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवनी भौतिक गुणवत्ता अंक। तो चलिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी बातों का समावेश होता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें कुल 10 बातें हैं जिसका समावेश होता है। सबसे पहला है खुराक। खुराक भी कैसा होना चाहिए, कैलोरी कितनी मिल रही है खुराक में, प्रोटीन कितना है, चर्बी कितनी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए कि आप कितना ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो, कितना ज़्यादा कैलोरी वाला खुराक ले रहे हो। सिर्फ खुराक नहीं, उसमें सारी चीज़ों का इंक्लूड होना चाहिए। फिर दूसरा है आरोग्य। आरोग्य और तबीबीना सेवाओं, मतलब आरोग्य कैसा है आपका, हेल्थ कैसा है, आप हेल्दी हो या नहीं हो, वो सारी चीज़ों का। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है रहताण अने कपड़ा, मतलब आप कहाँ रहते हो, किस जगह पे रहते हो, वो जगह कैसी है, स्लम इलाका तो नहीं है, मकान कैसा है आपका, आप कपड़े कैसे पहनते हो। फिर उसके बाद चौथी चीज़ आती है शिक्षण और मनोरंजन, मतलब आपको शिक्षा कितनी मिलती है, आप पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो, कितना पढ़ते हो, आप कहाँ तक पढ़ते हो। मनोरंजन मतलब आप जो भी मनोरंजन की चीज़ें होती है, जैसे कि डांस वगैरह, म्यूज़िक, वो सारी चीज़ें, टेलीविज़न, सिनेमा, ये सब है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद परिवहन अने माहिती प्रसारण। परिवहन मतलब जो भी परिवहन की सेवाएं हैं, यातायात की सेवाएं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो उपलब्ध है या नहीं है, मौजूद है या नहीं है, जैसे कि रेलवे। और माहिती प्रसारण जैसे कि टेलीफोन, ये सारी चीज़ें आपके पास है या नहीं है। फिर गाड़ी वगैरह। फिर ऊर्जा शक्ति, मतलब ऊर्जा शक्ति के लिए आप क्या करते हो। फिर उसके बाद चौखू पानी, यानी साफ पानी आपको मिलता है या नहीं मिलता है, कि आप गंदा पानी पीते हो। फिर सरेराश आयुष्य, मतलब सरेराश आयुष्य मतलब आप जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी हेल्थ, मतलब उसका जो शरीर होता है उसको देख के, उसके हेल्थ को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बच्चा इतने साल तक जिंदा रहेगा, जिसको सरेराश आयु बोलते हैं। आगे हम देखेंगे कि वो क्या है। फिर उसके बाद बाल मृत्यु दर प्रमाण। बाल मृत्यु दर मतलब 1 साल में अगर कितने बच्चे, 1,000 में से जितने बच्चे मरते हैं उसको बाल मृत्यु दर बोलते हैं। अगर ये ज़्यादा हुआ तो मतलब क्या होगा, आपका जो हॉस्पिटल की सर्विस है, फैसिलिटीज़ है, वो आपकी अच्छी नहीं है, या तो फिर आप कुपोषण के शिकार हो, ऐसा।
फिर उसके बाद ड्रेनेज की सुविधा, मतलब ड्रेनेज का मतलब होता है गटर, तो गटर की सुविधा, गटर की फैसिलिटीज़ आपको मिलती है या नहीं मिलती है, तो ये सारी चीज़ों का इस PQLI में इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे हमारा पॉइंट है PQLI में किन किन चीज़ों का समावेश होता है। तो देखो PQLI में मेन 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला जो है शिक्षण, दूसरा आता है अपेक्षित आयु, और तीसरा आता है बाल मृत्यु दर। वो हमने 10 चीज़ें देखी है उसके अंदर इंक्लूड, लेकिन वो 10 चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में ये ज़्यादा पढ़ना है। ये 3 चीज़ें हैं जो PQLI का जो अंक होता है, मतलब जो नंबर होता है कोई भी कंट्री का, जिसको हम PQLI नंबर देते हैं 0 से 100 के बीच में, वो ये 3 चीज़ें ऊपर से निकाली जाती है। अब ये 3 चीज़ों क्या है? सबसे पहले शिक्षण प्रमाण, मतलब शिक्षण का कितना प्रमाण है। शिक्षण का प्रमाण मतलब कोई भी बंदा या तो फिर कोई भी देश में रहने वाला बंदा कितना पढ़ता है, वो शिक्षण का प्रमाण। શિક્ષણની સ્થિતિ દર્શાવે છે, શિક્ષણમાં વસ્તીના શિક્ષણના ટકાવારી દર્શાવે છે कि यानी इतनी वस्ती रहती है उसमें से कितनी वस्ती शिक्षित है, मतलब कितना शिक्षण प्राप्त करते हैं या नहीं करते। फिर उसके बाद अपेक्षित आयु, मैंने आपको बताया था अपेक्षित आयु का मतलब अंदाजित आयुष्य, यानी बालकना जन्म समय કેટલા बच्चा आयुष्य भोगवશે, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसकी हेल्थ को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बंदा इतने समय तक, इतने साल तक जिंदा रहेगा, जिसको हम बोलते हैं अपेक्षित आयुष्य। प्रजानु सरेराश आयुष्य दर्शावे से, ये प्रजा का सरेराश आयुष्य दर्शाता है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया का अपेक्षित आयुष्य कितना है? 68, मतलब यहाँ पे लोग कितना समय तक जिंदा रहते हैं? 68 साल तक जिंदा रहते हैं। फिर उसके बाद बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर किसको बोलते हैं? तो વર્ષમાં જન્મેલા 1000 બાળકોમાંથી મૃત્યુ પામેલા બાળકોને દરને बाल मृत्यु दर कहवाए છે। बाल मृत्यु दर का एक फॉर्मूला है कि एक वर्ष के अंदर जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से कितने, 1000 में से कितने बच्चे मृत्यु पाते हैं, मतलब मर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बाल मृत्यु दर। तो ये तीनों को मिलाकर निकाला जाता है पूरा PQLI। ये तीनों चीज़ों के हिसाब से PQLI तय किया जाता है। अब PQLI की गणना कैसे होती है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो PQLI में ये जो 3 चीज़ें हैं, सबसे पहला शिक्षण प्रमाण प्लस अपेक्षित आयु प्लस बाल मृत्यु दर, ये तीनों को क्या कर लिया जाता है? प्लस कर लिया जाता है अंक देकर, और उसके बाद उसका सरेराश PQLI उसको 3 से भाग दे दिया जाता है, तो उसको क्या मिल जाता है? सरेराश PQLI। तो ये उसकी। चलिए हम हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मानव विकासांक। मानव विकासांक जिसको हम HDI भी बोलते हैं। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये HDI जो हमने 3 निर्देशक पहले देखे, टोटल 4 निर्देशक है, जिसमें हमने 3 निर्देशकों की बात कर ली है। वो 3 निर्देशक थे राष्ट्रीय आवक, माथादीठ आवक और जीवनी भौतिक गुणवत्ता अंक, मतलब PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। वो तीनों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट HDI मतलब मानव विकास अंक को दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सटीक या तो फिर सही, इसके जो भी मापदंड आते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं। उसमें बहुत सारी पिछले तीनों जो निर्देशक थे उसमें बहुत सारी मर्यादाएं थी, लेकिन इसके अंदर बहुत ही कम मर्यादाएं हैं और इससे जो भी आंकड़े हमको मिलते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं। अब ये मानव विकास अंक है क्या, वो किस तरीके से काम करता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ये विकास तो अद्यतन निर्देशक थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अद्यतन मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निर्देशक है। इसको 1990 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम मतलब UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्य केंद्र जिनेवा में है, तो इसने इसको रजू किया था। और इसको सबसे पहला जो इसकी जो खोज की थी, इसकी जो शोध की थी, वो अमर्त्य सेन इंडिया के ही थे, उन्होंने इसको खोजा था। जो बुक में दिया नहीं है, आपको याद रखना है खाली। तो 1990 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP द्वारा रजू કરવામાં આવ્યું હતું। HDI નું મહત્તમ મૂલ્ય 1 और न्यूनतम मूल्य 0, यानी महत्तम क्या होगा, इसका मूल्य 1 होगा और न्यूनतम मूल्य क्या होगा, इसका 0। मतलब इसका मापदंड कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 સુધી 6। तो अब उस 0 से 1 तक है, तो 0 जिसका HDI, जो जिस कंट्री का HDI 0 के नज़दीक होगा उसका विकास कैसा होगा? ओछू, मतलब कम होगा उसका विकास। और जिसका HDI अंक 1 के नज़दीक होगा उसका विकास क्या होगा? ज़्यादा, वधु होगा। तो इस तरीके से हमको पता लगाया जा सकता है कि मानव विकासांक मतलब कौन सा कंट्री, कौन सा देश कितना ज़्यादा डेवलपमेंट या तो फिर विकास कर रहा है। तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं।
अब हमको पता कैसे चलेगा, हम HDI फाइंड कैसे करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे पता चलेगा हमको कि किस कंट्री का कितना है। तो उसके लिए 3 चीज़ों का यहाँ पे समाविष्ट किया गया है। पहली चीज़ है शिक्षण प्रमाण, दूसरा है अपेक्षित आयु और तीसरा है साधु जीवन धोरण। ये 2 चीज़ें जो हैं पहली, ये PQLI की तरह ही है, मतलब जीवनी भौतिक गुणवत्तांक जो हमने तीसरा निर्देशक देखा था ये दोनों चीज़ें उसके जैसी ही है। अब यहाँ पे अलग क्या है, ये तीसरा है। वहाँ पे क्या आता था PQLI में, तीसरे में, थर्ड में, उसमें आता था बाल मृत्यु दर, लेकिन यहाँ पे बाल मृत्यु दर इसके अंदर दिया है, उसके बदले क्या दिया है हमको, साधु जीवन धोरण। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हमने देख लिया, इसके लिए इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता ही होगा। हम बात करते हैं साधु जीवन धोरण की। तो साधु जीवन धोरण में कौन कौन सी बातों का समाविष्ट किया गया है वो देखते हैं हम। सबसे पहले पीवाणु शुद्ध पानी। साधु जीवन धोरण, अपना जीवन धोरण सही कब होगा, जब हमको सही पानी मिलेगा पीने का, आरोग्य की सेवाएं अच्छी मिलेगी, सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई सही होगी, हमारे घर के आसपास साफ़ सफाई होगी। बाल मृत्यु दर कैसा होना चाहिए, ओछा कम होना चाहिए। ड्रेनेज की सुविधा मतलब गटर की सुविधा हमको मिलनी चाहिए। प्रोटीन युक्त कैलोरी युक्त क्या मिलना चाहिए हमको, आहार मिलना चाहिए, खुराक मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हमारे ये तीनों चीज़ें अगर अच्छी होती हैं तो हमारा HDI क्या होगा, अच्छा होगा। अगर मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 188 देशों ने भाग लिया था HDI के अंदर। तो कुल इसमें 188 देशों ने भाग लिया था, जिसके अंदर सबसे जो पहला क्रमांक है, जो सबसे पहले नंबर पे है, वो है नॉर्वे। नॉर्वे का क्रम 1 है और इसका मूल्य देख लो HDI का, इसका मूल्य है 0.94 मतलब 0.944 इसका अंक है। और सबसे जो लास्ट है, सबसे छिल्ला, वो है नाइजीरिया, जिसका क्रमांक 188 है, क्योंकि टोटल 188 देशों ने भाग लिया, इसके लिए सबसे लास्ट इसका क्रमांक है, इसका क्रम है। और अपने भारत की बात करें तो भारत 130वें नंबर पे है, 130वें नंबर पे है और इसका क्रमांक 0.609 मतलब 0.609 है। ये आपको याद रखना है। ये आर्थिक सर्वे 2015 के अनुसार हुआ था, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स। और उसके बाद उसके सब में अलग अलग दिया है अपने को, मातादी टावक भी दी है, जन्म समय अपेक्षित आयु भी दिया है, अभ्यास न कार्यक्रम भी दिया है। ये सारी चीज़ें आपको दी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।